आफ्टरनून सर। हाँ जी, आ गए सब लोग। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। तो बेंजीन चल रहा था। है ना, उसमें आपको केवल मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने बता दिए थे और फिर केमिकल रिएक्शन पे हम लोग आए थे। तो केमिकल रिएक्शन में हमने देखा था कि तीन तीन पाई बॉन्ड हैं। एल्कीन में जैसे पाई बॉन्ड होता था कार्बन कार्बन के बीच में, ऐसे बेंजीन में तीन तीन पाई बॉन्ड हैं, फिर भी वो एल्कीन जैसी रिएक्शन शो नहीं करता है। एल्कीन जैसी रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन उतनी आसानी से वो शो नहीं करता है। बहुत अगर आपने हाई टेम्परेचर दिया तब तो हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होती है ना। और फिर फाइनली हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि बेंजीन में फाइनली कौन सी रिएक्शन शो करेगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो शो करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अब इसमें समझते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगी और मैकेनिज्म क्या होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, वो देखते हैं। और फिर उसमें देखेंगे कि अगर प्लस एम ग्रुप आपने लगा रखा है या माइनस एम ग्रुप आपने लगा रखा है तो उससे हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपके पास में बेंजीन रिंग। और इसमें हर एक कार्बन पे H लगे हुए हैं। सारे H दिखाने का कोई मतलब नहीं है, जिस जगह सब्स्टिट्यूशन हम करवाएंगे केवल वहां पर एक H हम डिनोट कर देंगे। अब ये आपका आया इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो पूरी रिंग में इलेक्ट्रॉन है, ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो रिंग की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, वो आएगा और आकर के किसी एक कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से, 6 के 6 कार्बन आपके एक जैसे हैं, तो किसी भी एक कार्बन के साथ हम उसको जोड़ देंगे। तो मान लेते हैं जैसे यहाँ पर इस वाले कार्बन के साथ वो जुड़ गया, और जिस पे आप जोड़ रहे हो उसके साथ आप एक H दिखा देना। बाकी वैसे H तो सब पे ही है, लेकिन हम केवल उस वाले कार्बन पे दिखा रहे हैं। अब एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या देख करके आ रहा है? इलेक्ट्रॉन देख करके। तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, वो आपके ब्रेक होकर के इस कार्बन पे पहुंच जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर के कहां पहुंच गए? इस कार्बन पे आ गए। क्या हुआ इस कार्बन पे? पूरी बेंजीन रिंग में देखो, ये वाला पाई बॉन्ड पहले ऐसे था, अभी भी ऐसे ही रहेगा। ये वाला पाई बॉन्ड पहले ऐसे था, अभी भी ऐसे ही रहेगा। ये बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद अगर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं तो इसका मतलब इस वाले कार्बन पे क्या आएगा? प्लस। पे क्या आएगा? माइनस। आ रही बात समझ में? वो जो माइनस है वो इस ई प्लस के साथ बॉन्ड बना देगा, तो वो माइनस को तो हम डिनोट करेंगे नहीं। ये ई इसके साथ जुड़ गया और साथ में अभी एक एच और चल रहा है। ये जो कंपाउंड है आप देख सकते हैं, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, क्या होगा? बताओ, सही बनाइए क्या दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? यस सर। हाँ जी, तीसरी और बनेगी अभी, तो तीसरी भी बना दीजिए। क्या बनाओगे? प्लस पाई बॉन्ड एच और ई। तो ये यहां तक जो आपने किया ये होता है हमारा पहला स्टेप। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म का पहला स्टेप ये है, जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के पास आकर के और उसके साथ इस तरीके से जुड़ जाता है। और यहाँ ये जो बन रहा है इसको हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट। ये है हमारा इंटरमीडिएट। लेकिन इस केस में इस इंटरमीडिएट का एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या नाम देंगे इसको? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या हो रहा है उस सिग्मा कॉम्प्लेक्स में? प्लस चार्ज आया किसी कार्बन पे और उसकी करस्पॉन्डिंग 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बन रहे हैं।
तो ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, अगर आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहो तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। सिग्मा कॉम्प्लेक्स का रेजोनेंस हाइब्रिड। आप देख सकते हैं हमारा साइक्लिक रेजोनेंस खत्म हो गया है, थोड़ी देर के लिए एरोमेटिसिटी लूज हो चुकी है रिंग की। तो ये आपके पास में नेगेटिव चार्ज सॉरी पाई बॉन्ड है, इधर इधर घूम रहा है, और पॉजिटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव इस पे, पार्शियल पॉजिटिव इस पे, और पार्शियल पॉजिटिव इस पे। इस तरीके से आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप टू में ये इंटरमीडिएट ले लीजिए, ये जो आपका इंटरमीडिएट है, इस इंटरमीडिएट को ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस आया हुआ है, प्लस आया हुआ है तो उसकी वजह से एरोमेटिसिटी इसकी गड़बड़ है। तो अगर मान लो यहाँ से ये एच एच प्लस की तरह हट जाए, अगर ये एच एच प्लस की तरह हट जाए, तो बताओ इस वाले कार्बन पे माइनस आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, अगर एच एच प्लस की तरह हटता है तो। और ये माइनस और ये वाला प्लस फटाफट क्या बना लेंगे, तो ये कभी भी आपके पास में कोई भी रैंडम आप रिएक्शन करवा रहे हो, उसमें 6 मेंबर की रिंग है, 2 पाई बॉन्ड पहले से प्रेजेंट हैं, एक प्लस है, तो प्लस के बगल वाले कार्बन से तुरंत H हट जाता है, तुरंत देरी नहीं लगती इस काम में, फटाफट H प्लस हटेगा, और H प्लस हटके क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और ये E। अल्टीमेटली देखिए आपने किया क्या यहाँ पर, इलेक्ट्रोफाइल आया और इलेक्ट्रोफाइल ने इस H को सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है। और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसने इनिशिएट की थी, एक इलेक्ट्रोफाइल ने, इसलिए नाम क्या हो गया इसका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आ रही बात समझ में। अब आपके पास अगर 2 स्टेप में रिएक्शन चल रही है, तो फिर आपसे इसमें आरडीएस भी पूछा जाएगा। बताइए आरडीएस कौन सा होगा इसमें, फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट स्टेप फर्स्ट फर्स्ट स्टेप आरडीएस होता है यहाँ पे, आरडीएस होता है फर्स्ट स्टेप। कैसे डिसाइड किया हमने आरडीएस, एरोमेटिसिटी लो स्टेप यस सर, एरोमेटिसिटी लूज हो रही है उस वाले तो स्टेप में, तो सबसे स्लो वही होगा। बहुत स्लो होगा ये वाला स्टेप। क्यों होगा बहुत स्लो, क्योंकि इसमें एरोमेटिक कंपाउंड एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, एरोमेटिसिटी लूज हो रही है, तो स्टेबल से अनस्टेबल बन रहा है। ठीक है, तो इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा ये काम, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी इस वाले स्टेप में। हाँ जी, नोट डाउन कर लीजिए। इसमें आप वो एनर्जी डायग्राम भी बना लीजिए साथ के साथ पूरी रिएक्शन का। कैसे बनाएंगे, यहाँ चल रही है एनर्जी, और इस तरफ क्या लिखते हैं हम, या तो लिखते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, या फिर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन कोऑर्डिनेट। हाँ जी, रिएक्टेंट, पहली ट्रांजिशन स्टेट,
पहली ट्रांजिशन स्टेट के बाद में ये बन गया आपका इंटरमीडिएट. दिस इज योर इंटरमीडिएट. ऑब्वियसली इंटरमीडिएट को रिएक्टेंट से ऊपर रखा जाएगा, इसकी एनर्जी कम होगी. ठीक है. अब इसके बाद में आएगी आपकी सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप को थोड़ा इससे नीचे रखना, क्योंकि फास्ट है ना, एक्टिवेशन एनर्जी कम है इसकी. और ये बताइए फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसको इंटरमीडिएट से नीचे रखेंगे या ऊपर रखेंगे? फाइनल ये जो प्रोडक्ट नीचे. बना है आपका, इसको नीचे रखेंगे या ऊपर ही छोड़ देंगे? नीचे रखना है, नीचे. नीचे. नीचे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि फिर से एरोमेटिक हो गया. यस सर. अच्छा, ओवरऑल आपके पास रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ये कैसे पता चलेगा ओवरऑल? हाँ जी, ओवरऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, कैसे पता चलेगा? वो डिपेंड करेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल क्या है. कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के बॉन्ड पे डिपेंड करेगा. अगर इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हुई, अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हुई कार्बन इलेक्ट्रोफाइल के बॉन्ड से, अगर ये ज्यादा है तो बताइए प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा? एंडोथर्मिक. तब तो होगा एंडोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव. और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो गया, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो गई, तब ये हो जाएगा प्रोसेस पूरा ओवरऑल एक्सोथर्मिक. तो ये आपके पास फाइनली इस रिएक्टेंट से नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी हो सकता है. दिस इज रिएक्टेंट, this is product, this is intermediate which is called sigma complex, this is transition state 1 and this is transition state 2. नोट डाउन कर लीजिए. इसमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स का एक और नाम होता है, वो भी आप साथ में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए इसको, वीलैंड कॉम्प्लेक्स. इस नाम से भी जाना जाता है, वीलैंड कॉम्प्लेक्स या सिग्मा कॉम्प्लेक्स. हाँ भाई, क्लियर है यहाँ तक? तो अब कुछ हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं बेंजीन रिंग की. मैकेनिज्म इसी तरीके से चलेगी ईच एंड एवरी रिएक्शन की. तो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम हेलोजनेशन रिएक्शन. हेडिंग डाल लीजिए, हेलोजनेशन. हेलोजनेशन, बेंजीन रिंग पे हेलोजनेशन करवा रहे हैं. हेलोजनेशन. अब बेंजीन रिंग के साथ अगर आपको हेलोजन अटैच करना है, तो पहले तो ये बताइए, अगर बेंजीन रिंग के साथ आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना चाहते हो तो हेलोजन किस फॉर्म में होना चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में होना चाहिए ना, मतलब X प्लस के फॉर्म में होना चाहिए. आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है मुझे. हाँ अब ठीक है. X प्लस के फॉर्म में होना चाहिए. तो X प्लस के फॉर्म में लाने के लिए आप रिएजेंट क्या लेते हो? रिएजेंट देखिए इस केस में, कोई X2 ले लोगे आप, और उस X2 उसे X प्लस बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा एक लुईस एसिड. तो इसका मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको. जैसे मान लीजिए आपने Cl2 लिया और यहां से अगर आपको Cl प्लस जनरेट करवाना है, तो इसके साथ में एक लुईस एसिड AlCl3 और ले लिया जाता है. ये AlCl3 लुईस एसिड तो है ही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको एक और नाम से जानते हैं हम, हेलोजन कैरियर. हेलोजन कैरियर क्यों कहा जाता है भाई इसको हेलोजन कैरियर? ध्यान से देखिए, एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं है यहाँ पर, है क्या एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा? नहीं है, इसीलिए तो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है. क्या होगा, एक क्लोरीन
Cl2 में से कोई एक क्लोरीन अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। अगर ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है तो बताइए इस वाले क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के ये Cl माइनस के फॉर्म में इसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास में? ये Cl तो अलग हो गया Cl प्लस के फॉर्म में, और ये Cl, ये वाला Cl माइनस के फॉर्म में आके इसके साथ चला गया। तो क्या बना दिया यहाँ पे इसने? AlCl4 माइनस। आ रही बात समझ में? तो हेलोजन कैरियर क्यों कहा गया इस AlCl3 को? ये AlCl3 एक हेलोजन एटम को अपने साथ ले गया, किस फॉर्म में? माइनस के फॉर्म में। तो जो दूसरा हेलोजन था वो आपके पास Cl प्लस के फॉर्म में बच गया, और यही Cl प्लस तो हमें चाहिए हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। अब ये किसकी तरह काम करेगा? एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। मतलब अगर मान लो कभी आपके पास लिखा हुआ मिल जाए बेंजीन रिंग के साथ Cl2 और साथ में AlCl3, तो प्रोडक्ट क्या बना दोगे? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। मैकेनिज्म बार बार नहीं बताएंगे। Cl प्लस आ गया, ये वही इलेक्ट्रोफाइल है जो अभी इस रिएक्शन में E प्लस हमने लिखा हुआ था। बिल्कुल इस तरीके से आपकी रिएक्शन चलेगी। क्लियर है? लिखिए। और देखो और क्या क्या रिएजेंट हो सकते हैं, ध्यान देना। Br2, AlCl3 तो ले ही सकते हो Br2 के साथ में। बाकी कई बार यहाँ पे Fe, केवल Fe लिखा हुआ मिलेगा आपको। Fe भी वही काम कर रहा है जो AlCl3 करता है। क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। और देखिए केवल Fe तो लिख ही सकते हो, कई बार FeBr3 भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या काम होगा? सेम, ब्रोमोबेंजीन। एक और देखो, HOBr। HOBr कैसे बनता है? HOBr सर जब H2 और Br2 की रिएक्शन से। ये बताइए ये रिएजेंट हमने कहीं यूज किया है क्या? पहले तो थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं HOBr के बारे में, फिर यहाँ पर आ जाते हैं। HOBr कहीं हमने यूज किया है? याद दिलाता हूँ, अगर देखना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, हाँ, एल्कीन्स में। एडिशन में यूज किया था हमने। कैसे यूज किया था देखिए, आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी रिएक्शन आप Br2 के साथ करवा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। क्या होता था? CH3 CH CH2 Br Br। इंटरमीडिएट क्या बनता था इस रिएक्शन में? एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, और इस तरीके से दोनों Br जुड़ जाया करते थे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन आप फिर से Br2 के साथ करवा रहे हो, लेकिन इस बार हमने सॉल्वेंट चेंज कर दिया है। कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं लिया, इस बार हमने क्या ले लिया है? H2 ले लिया है, पानी ले लिया है हमने सॉल्वेंट। बताइए क्या होगा अगर वाटर आपने सॉल्वेंट के फॉर्म में ले लिया है? क्या सर बनता है? OH लग जाएगा सर, एक Br सर की बजाय OH लग OH आएगा जाएगा। और Br न्यूक्लियोफाइल आएगा। OH माइनस होएगा। यस सर। Br कहाँ लगेगा ये भी बताओ, क्योंकि दोनों कार्बन अलग अलग हैं। OH बीच वाले कार्बन में लगेगा। बीच वाले Yes, पर sir. OH और साइड वाले पर साइड वाले पर Br। यस सर। बीच और वाले पे classic। OH और साइड वाले पे Br। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इस कंपाउंड का नाम याद आ रहा है? कुछ बोलते थे इसको हम? ब्रोमोहाइड्रेट। ब्रोमोहाइड्रेन। ब्रोमोहाइड्रेन। यस सर। ठीक है। और सर। एल्कीन से ब्रोमोहाइड्रेन बनाने का एक और मेथड होता था इसके अलावा। वो क्या था दूसरा मेथड? इसकी रिएक्शन HOBr के साथ हम करवा दिया करते थे।
ये जो HOBr है, आप अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, इस HOBr में ऑक्सीजन और Br के बीच में जो बॉन्ड है, इसमें से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो मीडियम हल्का सा एसिडिक होते ही फटाफट ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस H+ को देगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच ले जाएगा। तो ये HOBr भी आपके पास क्या जनरेट कर देता है, Br+ जनरेट कर देता है। ठीक है, और इस वाले केस में जो प्रोडक्ट आपका बनता है वो यही वाला प्रोडक्ट बनता है। Br+ आएगा सबसे पहले, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनाएगा, फिर H2O या OH- ऊपर से आके अटैक करके इस तरीके से ब्रोमोहाइड्रेट बना लेगा। तो ये हमने HOBr का एक यूज तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, अब दूसरी बार इसको यूज कर रहे हैं। आपको पता चल ही चुका है ये कॉम्बिनेशन क्या देगा, क्या जनरेट करेगा ये कॉम्बिनेशन, Br+. जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक कर देगा हमारी बेंजीन रिंग पे और क्या बना लेगा, ब्रोमोबेंजीन। हाँ जी, कुछ रिएक्शंस आपके पास में लिखी हुई है कैसे कैसे आप हेलो बेंजीन बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, रिएक्शन लिख लीजिए। सर हाँ जी, सर जो आपने पहला वाला AlCl3 वाला एग्जांपल जब आप बता रहे थे, तो उसमें बेंजीन पर AlCl3 ने अटैक क्यों नहीं करा? बेंजीन पर AlCl3 है, AlCl3 क्या देख करके बेंजीन पे, अच्छा वो लोन पेयर देख करके बेंजीन में, बॉन्ड अगर एल्यूमिनियम का पहले से ही मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है हाँ और हाँ, बेंजीन के पास उसे इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो वो भी तो जा सकता है वहां पर बेंजीन के पास। एक सेकंड, दो चीजें हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन है, एक तो है Cl2 और एक है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड के फॉर्म में है और क्लोरीन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर के फॉर्म में है। बताइए कहाँ से इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा ये Cl3 इलेक्ट्रॉन? सर वो तो ठीक है सर, Cl2 से ज्यादा आसानी होगी, बट इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की तो काफी हाई है, हर जगह मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसका। तो ठीक है, मैं तो उस हिसाब से सोच रहा था सर। Cl2 ये तो मैंने भी सोचा था कि ज्यादा आसान Cl2 से होगा, बट ये डाउट आ रहा था इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा डेंस वहां पर है। जो चीज आप कह रहे हो ना वो सब बातें तब सही हो जाएंगी अगर Cl2 नहीं लेते तो। अगर Cl2 वहां है तो फिर तो वो Cl2 से ही लेगा ना, फिर वो उसके पास जाएगा और क्यों फिर वो सब करेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, देखो आप वो काम इतना आसान भी नहीं होता। जो हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स वाला काम तो थोड़ा रिलेटिवली टफ ही होता है ना, एरोमेटिसिटी लूज होती है उस स्टेप में। यस सर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपने नहीं लिया है कोई हेलोजन, तब फिर भी वो जो आप कह रहे हो वो चीज सही हो सकती है, बाकी वैसे तो हेलोजन की प्रेजेंस में तो वो काम कभी नहीं होगा। सर शीट थोड़ी सी लेफ्ट में कर दो प्लीज। हाँ कल्पेश, कुछ काम दिया था तुम्हें? हाँ जी सर, वो कर लिया, रिवाइज कर लिया, आ गया था समझ। बोलो, सर कर लिया था। बताओ सही क्या दिया था काम? सर वो ओजोनोलिसिस का करना था। तो बताओ मुझे, बताओ क्या पढ़ा आपने एनालिसिस में? सर वो शॉर्टकट मेथड से हो गया था, जब वो बेंजीन रिंग ली हमने तो जो दोनों कार्बन थे उन पे दोनों पे ओ लगाए और फिर उससे वो एक बॉन्ड से CHO बना, फिर वैसे 3 बॉन्ड थे तो 3 CHO वाले बन गए। आ गया ना वो समझ में फाइनली? हाँ जी सर। ठीक। हाँ जी, हो जाए तो बता देना। सर एक बार वो ना कि हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स और पाई कॉम्प्लेक्स के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मतलब किसको कैसे? मैंने तो अभी तक पाई कॉम्प्लेक्स का नाम ही नहीं लिया, मैं तो जानता ही नहीं हूँ पाई कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मैंने तो पढ़ाया ही नहीं कुछ पाई कॉम्प्लेक्स। नहीं मैंने देखा था एक जगह, तो मतलब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दोनों के बीच में? अभी तो बताएंगे जब तक मैं पाई कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊंगा। एक बार बताइए, डिफरेंस किन्हीं दो चीजों में कब कर सकते हो आप?
जब दोनों चीजें पता हो, जब आपको पता ही एक चीज है उसको दूसरे के साथ कैसे डिफरेंशिएट कर लोगे जब दूसरे के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो भी? जैसा तभी तो वो पूछा मैंने। अरे पहले पढ़ तो लें उसको, तभी तो डिफरेंस करेंगे। ये सर ओके। चलिए भाई आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब देखो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, यहीं से समझ में आएगा आपको इजीली। बेंजीन रिंग के साथ Cl2 आपने लिया और कोई लुईस एसिड लिया, और क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन बन गया। और एक बार आपने क्या किया, ये वाला कंपाउंड ले रखा है, ड्यूटीरियम ही ड्यूटीरियम ले रखा है। H होता था यहाँ पे, लिखते नहीं थे H को, होता तो था। इस बार ड्यूटीरियम है, H नहीं है, ड्यूटीरियम है। और इसके साथ लुईस एसिड ले लिया है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑब्वियसली एक D हटके Cl आ जाएगा, बाकी जो D हैं वो एज इट इज लगे रहेंगे। सवाल ये है कि इस केस में जो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रही थी उसकी रेट थी R1, और इस केस में जो रेट है डेट इज R2। बताइए R1 और R2 में से कौन ज्यादा होगा और क्यों? सर R1 सर R1 ज्यादा होगा क्योंकि R1 CH ज्यादा बॉन्ड होगा। वीक होते हैं एज कम्पेयर टू CD बॉन्ड। वो जल्दी से अटैक कर देगा। सर CH बॉन्ड वीक होता है CD Strong बॉन्ड से। सर R1 ज्यादा होगा क्योंकि C और D बॉन्ड स्ट्रांग होता है रिलेटिवली। हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटीरियम में से कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है? सर कार्बन कार्बन ड्यूटेरियम। CD बॉन्ड। ड्यूटेरियम वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का मैंने ऑर्डर लिखा है यहाँ पर, थोड़ा डिफिकल्ट है इस बॉन्ड को तोड़ना। अगर ऐसा है तो कौन सा काम ज्यादा आसानी से होगा? R1 हाइड्रोजन वाला भी आसानी से हट जाएगा सर। तो बताइए R1 ज्यादा हो गया या R2 ज्यादा हो गया? R1 ज्यादा हो गया। R1 ज्यादा हो गया। अब Yes, ध्यान से sir. सुनना, R1 ज्यादा नहीं होता है, दोनों ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। रीजन बताइए क्यों? सर एक्सोथर्मिक का भी फर्क पड़ जाएगा। सर क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो होती है वो तो टूटने वाली ही है ना, इलेक्ट्रोफाइल तो सेकंड स्टेप में जुड़ता है। यस सर RDS में तो सेम। सर RDS में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ वाली जो चीज आपने बोली है एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन इसके बावजूद भी आपके पास दोनों रेट जो है वो ऑलमोस्ट बराबर, बिल्कुल एकदम थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, तो बाकी कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता रेट में, दोनों रेट आपकी ऑलमोस्ट सेम होती है। क्यों? कवलिन अब बोलिए क्या कहते हैं। सर मैं कह रही थी कि जो हमने बॉन्ड तोड़ने वाला स्टेप करना होता है वो तो फर्स्ट स्टेप ही होता है, तो मतलब दोनों में वो सेम ही होगा, सेम ही रेट से होगा ऑलमोस्ट। बॉन्ड तोड़ने वाला स्टेप आपका फर्स्ट स्टेप होता है? सर नहीं सर, जो RDS में हम बेंजीन का बॉन्ड तोड़ के पॉजिटिव और नेगेटिव बनाते हैं वो वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए रेट डिसाइड होती है आरडीएस से, और आरडीएस में आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड या कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड टूट ही नहीं रहा। जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड टूट ही नहीं रहा उस स्टेप में, तो फिर इफेक्ट कैसे करेगा वो रेट? बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए। नहीं आई बात? आपके पास फर्स्ट आ गई सर। ठीक ठीक ठीक, फर्स्ट स्टेप ये हो रहा था, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ये इस तरीके से आया, फिर सेकंड स्टेप में जाकर के आपका ये वाला बॉन्ड टूटता था। अब रेट तो सारी की सारी यहां से डिसाइड हो रही है। जब रेट यहां से डिसाइड हो रही है तो फिर तो आपके पास में कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए इससे। आ रही है ना बस समझ में? तो दोनों केसेस में आपके पास में जो रेट होती है वो सेम, R1 R2 लगभग बराबर होगा। ऐसे ही एक और केस देखो,
सेम बिल्कुल इसके जैसा ही। Br2 कोई लुईस एसिड ले लिया है आपने, क्या बना दिया, ब्रोमोबेंजीन। फिर दूसरा आपने क्या ले लिया है, ड्यूटेरियम लगा दिए हैं इस बार, Br2 लुईस एसिड, क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन ही है लेकिन H की जगह ड्यूटेरियम लगे हुए हैं। ये रेट थी R1, ये रेट थी R2। बताइए R1 और R2 में कौन ज्यादा होगा, दोनों लगभग बराबर। तो ये तो इंटरेस्टिंग चीज तो यहीं आ गई थी, इसमें तो कोई नया इंटरेस्टिंग चीज आई नहीं। इंटरेस्टिंग चीज अब आएगी आपके पास। I2 आया है अब पिक्चर में। आयोडोबेंजीन, लुईस एसिड, आई ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम, इसमें R2 ज्यादा। ठीक है। और इस वाले केस में आपके पास R1 और R2 में से अब तक कोई ज्यादा होता ही नहीं था, लेकिन इस केस में R1 वास्तव में ज्यादा होता है, R2 से ज्यादा होता है। और क्यों इस सर? चीज को हम कुछ बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट, पहले तो मैं थोड़ा सा एक बार आइसोटोपिक इफेक्ट बता देता हूं आपको क्या है। अगर आइसोटोप चेंज करने पर रेट चेंज हो जाए किसी रिएक्शन में, आइसोटोप बदलने पर अगर रेट चेंज हो जाए, तो हम कहते हैं कि भाई ये रिएक्शन आइसोटोपिक इफेक्ट शो कर रही है। ये बताइए क्लोरीनेशन के दौरान आइसोटोप चेंज करने पर, क्या आइसोटोप चेंज किया आपने, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम लगाया है। क्लोरीनेशन के दौरान आइसोटोप चेंज करने पर इसका मतलब क्लोरीनेशन आइसोटोपिक इफेक्ट शो नहीं करता है। हाँ जी, ब्रोमिनेशन पे आइए। ब्रोमिनेशन के दौरान आइसोटोप चेंज करने पे क्या रेट चेंज हुई थी, नहीं, मतलब ब्रोमिनेशन भी आइसोटोपिक इफेक्ट शो नहीं करता है। लेकिन आयोडीनेशन में आइसोटोप चेंज करने पर क्या होता है, रेट चेंज हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जो आयोडीनेशन वाली रिएक्शन है वो आइसोटोपिक इफेक्ट शो करती है। अब सवाल आता है कि यहां नहीं कर रही, यहां नहीं कर रही, यहां आखिर ऐसा क्या हुआ जो जो शो कर रही है, आयोडीनेशन में आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये शो कर रही है। थोड़ा सा पहले आप सोचिए, फिर मैं बताता हूँ क्या कारण हो सकता है। हाँ जी, कोई बताना चाहेगा? चलो मैं ही बता देता हूँ, इधर देखो। सर आयोडीन को अटैक करने में हिंड्रेंस मिलेगी और ड्यूटेरियम का साइज बड़ा होता है तो वो मतलब वो ज्यादा इंटर करेगा हाइड्रोजन से। पहली बात तो नंदिनी, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के साइज में कोई मेजर डिफरेंस होता नहीं। जो आपके पास में साइज जो डिसाइड होता है ना, वो होता है इलेक्ट्रॉन से डिसाइड। दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन है, साइज में कोई डिफरेंस ज्यादा होता नहीं है, मेजरेबल डिफरेंस नहीं होता। सर ठीक है, I2 सुनो सुनो सुनो। और दूसरी चीज जो आप कह रहे हो हिंड्रेंस, हिंड्रेंस में एच एच तो कभी होता ही नहीं है हिंड्रेंस में। कभी भी जब हिंड्रेंस की बात करते हैं तो एच का तो कुछ साइज ही नहीं कंसीडर करते हैं हम हिंड्रेंस के लिए, एच तो कुछ है ही नहीं, वो क्या हिंड्रेंस एग्जिट करेगा। सर H आयोडीन, आयोडीन जो लोन पेयर डोनेट करेगा लुईस एसिड को, जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो रिलेटिवली स्टेबल होगा।
तो वो जो उसने डोनेट किया और जो पॉजिटिव चार्ज आया वो हमारी रिएक्शन के ना तो फर्स्ट स्टेप का पार्ट है ना सेकंड स्टेप का पार्ट है। जो हमारा आरडीएस है उसका तो कोई लेना देना है नहीं उससे। चलो मैं बताता हूँ इसमें। सर इसमें जो लीविंग ग्रुप का ऑर्डर होता है जैसे, एक मिनट, लीव थोड़ा कर रहा है यार यहाँ पे। इधर देखो, देखो जो ग्राफ अभी हमने बनाया था ना रिएक्शन कोऑर्डिनेट वाला, वो एक बार फिर से बनाते हैं, वहां से चीजें क्लियर। कैसे बनाया था आपने वो ग्राफ? हाँ जी, कुछ इस तरीके से बनाया था। आयोडीनेशन के केस में ऐसा नहीं होता। आयोडीनेशन के केस में क्या होता है कि ये जो आपके पास में दूसरा वाला ग्राफ है, पहले वाले ग्राफ में और दूसरे वाले ग्राफ में डिफरेंस पहली बात तो बहुत ही कम होता है। थोड़ा बहुत वैसे नीचे ही बनाना, लेकिन डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा। अब एक बात बताइए, दूसरे स्टेप में अगर हाइड्रोजन टूट रहा है तो ये है ग्राफ। अगर ड्यूटेरियम टूट रहा होगा दूसरे स्टेप में तो ग्राफ और ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, क्या होगा बोलो? नीचे जाएगा। अरे भाई ऊपर। डिफिकल्ट नहीं, सुन ऐसे नहीं, ये बताओ डिफिकल्ट हो जाएगा या आसान हो जाएगा? ड्यूटेरियम डिफिकल्ट। डिफिकल्ट का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी कम? ज्यादा देनी ज्यादा पड़ेगी, देनी पड़ेगी। ज्यादा आसान। ऊपर जाएगा ना, नीचे क्यों आएगा? ऊपर ही जाएगा सर। अगर ये नीचे वाला ग्राफ आपका हाइड्रोजन हटने के करस्पॉन्डिंग है तो ड्यूटेरियम हटने वाला जो ग्राफ आपका आएगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी। ये वाला ग्राफ किसके करस्पॉन्डिंग है? ड्यूटेरियम के करस्पॉन्डिंग। तो ड्यूटेरियम वाले केस में मतलब जब आयोडीनेशन हम करते हैं, आयोडीनेशन में क्या होता है, ये जो दोनों पीक है, पहली बात तो दोनों में डिफरेंस बहुत ही ना के बराबर होता है, और ऊपर से आपके पास ड्यूटेरियम जब हटाते हैं तो वो थोड़ा और ऊपर चले जाता है। तो यहाँ से दो चीजें होती हैं, एक तो आपके पास में ये जो आयोडीनेशन वाली रिएक्शन है ये कैसी हो जाती है? इक्विलिब्रियम वाली हो जाती है। मतलब ये देखो यहाँ इंटरमीडिएट बना, अब इंटरमीडिएट के पास दो ऑप्शन है, या तो एक सेकंड, इंटरमीडिएट कहाँ गया? ये रहा इंटरमीडिएट आपका। हाँ जी, इस इंटरमीडिएट के पास दो ऑप्शन है, या तो H को हटाए या तो E को हटाए। जनरली क्या होता था? H को हटाया करता था। क्यों H को हटाया करता था? क्योंकि H को हटाने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो कम है, और इलेक्ट्रोफाइल को हटाने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो ज्यादा है। लेकिन इस केस में ये आपका इंटरमीडिएट है, H को हटाए या आयोडीन को हटाए, दोनों आपके पास में ऑलमोस्ट सेम एनर्जी चल रही है। तो पहली बात तो दोनों ही हट सकते हैं। इसका मतलब ये जो आपके पास में आयोडीनेशन है, आयोडीनेशन वाली जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम वाली होती है। मतलब जितनी मतलब आयोडीन आप जैसे लगा रहे हो उसको उतनी आसानी से हटाया भी जा सकता है। और सर तो इसका रीजन क्या है कि वो दोनों ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं ट्रांजिशन स्टेट्स के ग्राफ? क्या 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 इसका क्या रीजन है कि वो उन ग्राफ्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता? सुनो, इसमें हम ये बता सकते हैं कि आयोडीनेशन के केस में ट्रांजिशन एनर्जी सॉरी ट्रांजिशन स्टेट लेस स्टेबल क्यों हो रही है? बाकी वो उसके बराबर आ जाता है, ये तो एक प्रैक्टिकल फिनोमेना है, उसको तो हम कैसे बताएंगे? मतलब एनर्जी ऑलमोस्ट बराबर हो रही है। आप ये बता सकते हो कि क्लोरीनेशन में नीचे, ब्रोमिनेशन में नीचे है, लेकिन आयोडीनेशन में वो ऊपर क्यों आया, ये चीज बताई जा सकती है। बताऊं वो क्यों है? यस सर। आपके पास में Cl प्लस I प्लस और ये सब जो अटैक कर रहे हैं, इसमें एक मिनट, आयोडीनेशन के केस में वो ऊपर क्यों आया है? सुनिए,
एक्चुअली क्या होता है इस वाले केस में, आयोडीनेशन के केस में ये वाला ग्राफ ऊपर नहीं आता, एक्चुअली ये वाला ग्राफ नीचे आकर के उसके एट पार आ जाता है। ये ग्राफ क्यों नीचे आ जाता है? आपके पास आयोडीनेशन में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल आपने जनरेट करवाया है I+, इनको देखो सबको, F+, Cl+, I+, इनमें से पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल है? आई के ऊपर। आयोडीन। आयोडीन ऊपर। अगर I+ ज्यादा स्टेबल है तो वो आसानी से बनेगा, वहां पर जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो इजीली जनरेट होगा, और इजीली जनरेट होने के बाद में जो अटैक करके वो कॉम्प्लेक्स जो बनाता है वो आसानी से बना पाएगा आयोडीनेशन के केस में। तो ये वाला जो ग्राफ है आपका फर्स्ट वाला, वो थोड़ा नीचे आ गया है, जिसकी वजह से वो दूसरे वाले के एट पार आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ समझना आयोडीनेशन में दो चीजें होने वाली है। एक तो आपके पास आप हाइड्रोजन ले रहे हो या ड्यूटेरियम ले रहे हो, अब आपके पास में रेट अफेक्ट करने लग जाएगी। अब तक आरडीएस आपका पहला स्टेप ही होता था, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि बस केवल फर्स्ट आरडीएस होगा, नहीं, क्योंकि दूसरे की भी तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑलमोस्ट वही पहुंच गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दोनों स्टेप जो है वो दोनों स्टेप अफेक्ट करते हैं रेट को, इसलिए ड्यूटेरियम अगर डिफिकल्टी से टूट रहा है तो ओवरऑल रेट में कमी आएगी, ड्यूटेरियम के केस में रेट कम हो जाएगी। एक तो आपके पास में आइसोटोपिक इफेक्ट शो होगा आयोडीनेशन के केस में, और दूसरा आयोडीनेशन वाली रिएक्शन आपकी कैसी हो जाएगी, इक्विलिब्रियम वाली हो जाएगी, इधर भी जा सकती है वापस और H को हटा भी सकती है। तो नोट लिखेंगे इसमें, लिखिए, देखिए इन केस ऑफ आयोडीनेशन एंड सल्फोनेशन, दो जगह होता है ये फिनोमेना। इन केस ऑफ आयोडीनेशन एंड सल्फोनेशन, iodination and sulfonation, isotopic effect is observed, isotopic effect is observed because energy level of transition state 1 and 2, या एनर्जी लिख लीजिए, एनर्जी लेवल नहीं, एनर्जी लिखिए, because energy of transition state 1 and 2 is almost equal so overall reaction rate is determined by, so overall reaction rate is determined by rate of both steps, rate of both steps. ठीक है, और बाकी जो मैंने ये जो बनाया था ये आप लोगों ने लिख लिया, ये वाला पूरा लिख लिया है? यस सर। सबने लिख लिया ना ये? एक सेकंड बस।
डन। यस सर। ये आपका हेलोजनेशन हो गया है। हेलोजनेशन के बाद हेडिंग डाल लीजिए नाइट्रेशन। हेडिंग डालिए नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का क्या मतलब होगा? नाइट्रेशन में क्या करवाएंगे हम? NO2 आ जाएगा इसमें हैलोजन की जगह। नाइट्रेशन का मतलब हो गया एडिशन ऑफ NO2। एडिशन नहीं, बेसिकली सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन बाय NO2। यहाँ नाइट्रेशन का मतलब होगा सब्स्टिट्यूशन बाय NO2। अब इसके लिए रिएजेंट क्या चलता है? रिएजेंट देखिए, रिएजेंट यहाँ चलेगा आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3। कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर जो है वो नाइट्रेशन का काम करेगा, इसलिए इस मिक्सचर को हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं। नाइट्रेटिंग मिक्सचर कैसे करेगा ये वाला काम? आपके पास H2SO4 एक एसिड है जो कि H प्लस जनरेट करेगा, और ये जो H प्लस है वो HNO3 के पास आएगा। कहाँ आएगा? इस ऑक्सीजन के पास। क्या बन जाएगा? इस पे आ गया प्लस। हाँ जी, दोनों प्लस प्लस बगल में, फटाफट रिपल्शन होगा। और ये ऑक्सीजन, इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है बताइए? ये O प्लस या M प्लस? O प्लस। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर के फटाफट अलग हो जाएगा यहाँ से। H2 अलग। बताना H2 के जाने के बाद क्या चीज बच गई आपके पास? NO2 प्लस। N, एक तो था डबल बॉन्ड O, एक था सिंगल बॉन्ड O माइनस, और एक प्लस पहले से था हमारे पास, और अब एक नया प्लस और आ गया है। तो ये बताइए, ये नया प्लस और ये माइनस, या फिर ये पुराना प्लस और ये माइनस मिलके एक डबल बॉन्ड और बना सकते हैं क्या हम? यस सर। तो डबल बॉन्ड बना दीजिए, N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O प्लस, ये NO2 प्लस आपका बन चुका है, जो कि अब आगे की रिएक्शन के लिए किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। और यहाँ पर आपसे इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, NO2 प्लस की शेप पूछ सकता है। तो ये सब केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा हुआ है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, CO2 जैसा ही है, ये CO2 ही लिखा हुआ है एक तरीके से, अगर इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से देखोगे तो। N पे प्लस है, तो N पे प्लस आने का मतलब अब N थोड़ी ना रहा है, क्या बन गया है? कार्बन बन चुका है, CO2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस अब ये जो NO2 प्लस बना आपका, ये फिर रिएक्शन करवा देगा और नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी। लिख लीजिए पूरी रिएक्शन, बेंजीन रिंग प्लस नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या है नाइट्रेटिंग मिक्सचर? H2SO4 प्लस HN, दोनों साथ में क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन। रेजोनेंस में है वो।
क्लियर है, लिख लिया यहाँ तक? इसमें एक क्वेश्चन और बताइए आप मुझे। सर इसके अंदर हम बाकी एसिड HCl वगैरह यूज कर सकते हैं H2SO4 की जगह? हाँ कर सकते हैं, लेकिन यील्ड जो सबसे बढ़िया आती है वो H2SO4 के साथ आती है, तो स्पेशली यही रिएजेंट लिया जाता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर में, H2SO4 और HNO3। हाँ जी, इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपने नाइट्रेशन वाली रिएक्शन करवाई, एक बार आपने करवाई बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ जो रेट कांस्टेंट आया उसको लिख देते हैं KH। फिर दूसरी बार आपने करवाई किसके साथ, ड्यूटीरियम 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 वाली जो बेंजीन होती है, उस केस में जो रेट कांस्टेंट आ रहा है वो मान लेते हैं KD, की ड्यूटीरियम। और एक बार करवाई आपने ट्राइटियम के साथ, KT। इन तीनों में क्या रिलेशन होगा नाइट्रेशन के लिए? कौन सा रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा, कौन सा रेट कांस्टेंट कम होगा? थर्ड किसका था? हाँ क्या कह रहे हो? थर्ड किस चीज के लिए था केटी? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पढ़ते हैं बचपन में, 9th 10th में पढ़े होंगे, नाम याद है? अच्छा सर डायटीरियम, ठीक है सर। बताओ भाई, KH, KD और KT में तीनों में क्या रिलेशन होगा? केटी सबसे बड़ा होगा। सेम। तीनों बराबर होंगे भाई, रेट बराबर है तो रेट कांस्टेंट भी बराबर ही होगा। और रेट क्यों बराबर है? क्योंकि फर्स्ट स्टेप RDS है, उसमें तो वो H ड्यूटीरियम और ट्राइटियम वाला बॉन्ड टूटता ही नहीं है। और ये नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो ऊपर निकल जाएगा सेकंड वाला स्टेप, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, आयोडीनेशन में और सल्फोनेशन। अगली हेडिंग डाल लीजिए नाइट्रेशन के बाद, सल्फोनेशन। सर हाँ ये पता कैसे चलेगा कि कौन आइसोटोपिक इफेक्ट दिखा रहा है? करवा के देखा हुआ है एक एक के साथ। ये यहाँ से ये देखो, ये जो लिखा नहीं है तो वो हम किसने कोई लिखा? हाँ हमें पता होना चाहिए क्या कुछ कुछ कंपाउंड जो दिखाते हैं, या हाँ, फिर? वो मैंने बता दिया ना आपको, आयोडीनेशन और सल्फोनेशन करते हैं, बाकी नहीं करते। अब पता नहीं अच्छा रहेगा आपको, पता रखना है। नहीं है, मैं पूछा था अगर कोई और भी हो। नहीं और तो इसमें नहीं है, आइसोटोपिक इफेक्ट के लिए तो ये दो ही है, बाकी रिवर्सिबल रिएक्शन थोड़ी बहुत COH वाले केस में भी हो जाती है। ओके सर। हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सल्फोनेशन का सबसे पहले तो हमें रिएजेंट पता होना चाहिए। इसका रिएजेंट चलता है हाईली कंसंट्रेटेड H2SO4, और जानते हो अगर आप, उसका नाम होता है ओलियम। H2SO7 H2SO4 प्लस SO3 या फिर H2S2O7 ओलियम, ठीक है। या फिर आपको डायरेक्टली कंसंट्रेटेड H2SO4 भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही मतलब है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ जो आपको ये SO3 दिख रही है, एकदम जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है उसमें थोड़ा बहुत SO3 भी होती है। ये SO3 यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगी। पहले तो मुझे ये बताइए कि SO3 आखिर इलेक्ट्रोफाइल का काम कैसे कर सकता है? SO3 कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर सकता सर, क्योंकि सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है।
सर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा और सल्फर पे पॉजिटिव आ जाएगा और फिर वो बेंजीन पे अटैक कर देगा। आप ये देखिए सल्फर जो है ना आपका, ये सल्फर बहुत हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो चुका है, 3 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर कहीं इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे तो फटाफट उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे ही जैसे अब तक करते थे, तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अब ये बताइए, यहाँ पर हम कार्बन और सल्फर इसको जोड़ दें तो सल्फर 7 बॉन्ड नहीं बना लेगा, Yes, लेकिन sir. बन ही नहीं सकते सल्फर में। सर वो क्या होता ऑक्सीजन वाला टूटेगा ना सर, एक इस- ऑक्सीजन का। जब ये माइनस और ये जब जुड़ते हैं तो एक ऑक्सीजन वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है, क्या बनेगा? एस डबल बॉन्ड ओ ओ पे माइनस, और यहाँ क्या चल रहा है आपका? एच चल रहा है, और यहाँ प्लस आ गया। फिर ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा और सिग्मा कॉम्प्लेक्स में फाइनली H प्लस फटाफट हट जाएगा यहाँ से, H प्लस हटके ये बेंजीन रिंग पूरी कंप्लीट हो गई, और ये क्या बन गया यहाँ पर? SO3 है। SO3, ये माइनस है वैसे यहाँ पे, लेकिन आप देखो ना मीडियम इतना ज्यादा एसिडिक चल रहा है, इस एसिडिक मीडियम में ये O माइनस के फॉर्म में थोड़ा रहेगा, कैसे रहेगा? OH के फॉर्म में रहेगा। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड तो पूरी कैटेगरी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नोट डाउन कर लीजिए, ये हो गया सल्फोनेशन। सर हाँ जी, सर जो एच ली हुआ था सर, जो तुमने ली वो सर क्या पता वही वो किससे जुड़ जाए सर H प्लस। पंकज तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा इको कर रही है। सर अब ठीक है? मेरे को तो इको लग रही है, बाकी लोगों को भी इको लग रही है? बाकी लोगों को इसकी आवाज नॉर्मल आ रही है? वही है सर। सर इको लग रही है। सर एक बार इको है आज थोड़ा। चलो बोलो, आराम आराम से बोलो, शायद समझ में आ जाएगा मेरे को। क्वेश्चन पूछो। सर मैं कह रहा था कि H प्लस जो निकलेगा इसमें रिएक्शन में, हाँ, H प्लस जो निकलेगा वो सर वो भी तो O के साथ जुड़ सकता है, वो जरूरत मैंने ली वो। बिल्कुल जुड़ सकता है वो H प्लस। क्या मतलब जरूरत ना H निकले इस रिएक्शन में? चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में देखो, अभी भी हमने देखा कि ये जो सल्फोनेशन वाला केस है, सल्फोनेशन वाले केस में इक्विलिब्रियम होता है इस रिएक्शन में, तो इसमें आप डीसल्फोनेशन भी बड़ी आसानी से कर सकते हो, और इस रिएक्शन का हम बहुत यूज करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगला आता है आपके पास में सल्फोनेशन के बाद डीसल्फोनेशन। ये सल्फोनेशन का था, अब हम करने जा रहे हैं डीसल्फोनेशन। डीसल्फोनेशन का रिएजेंट क्या है? पहली बात तो ये बताइए कि डीसल्फोनेशन हम क्यों कर पा रहे हैं? बाकी में तो नहीं हटाया था हमने कुछ, इसी में हम डीसल्फोनेशन क्यों पढ़ रहे हैं? दोनों तरफ एक्टिवेशन एडिशन, क्योंकि वो रिएक्शन जो थी ना आपकी, वो इक्विलिब्रियम वाली हो गई थी, दोनों तरफ की उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सेम हो गई थी, पीछे भी जा सकती है आगे भी जा सकती है। तो डीसल्फोनेशन बड़ी आसानी से किया जा सकता है। रिएजेंट क्या चलेगा इसका? रिएजेंट होता है डाइल्यूट H2SO4 या फिर डाइल्यूट HCl और साथ में हीट, मतलब या तो दिस प्लस हीट या फिर दिस प्लस हीट। बेसिकली कोई डाइल्यूट एसिड और हीट अगर आप कर रहे हो तो डीसल्फोनेशन हो जाएगा। कैसे होगा? जो आपने ये ऊपर वाली रिएक्शन लिखी है, इसका
ईच एंड एवरी स्टेप जो है वो बैकवर्ड जाने लग जाएगा। तो H+ की प्रेजेंस में आपके पास सबसे पहले वो H+ आएगा, H+ क्या करेगा, यहाँ करके जुड़ेगा, यहाँ करके जुड़ेगा, तो फिर से इसी तरीके का एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। और ऐसा जब कॉम्प्लेक्स आपके पास बनेगा तो फिर इसमें से तो H भी हट सकता था और ये भी हट सकता था। तो अगर आपने डाइल्यूट H2SO4 लिया है, मतलब आपने कंसंट्रेशन काफी कम रखी है SO3 की, तो फिर तो आपके पास में SO3 यहाँ से इजीली हट सकता है। और अगर आपको SO3 लगाना है तो फिर उसकी कंसंट्रेशन हमें कैसी लेनी पड़ती है, ज्यादा लेनी पड़ती है। हम कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रहे थे जब लगाना था, और जब हटाना है तो कैसा ले रहे हैं, डाइल्यूट। और सही बात तो ये कि H2SO4 लेने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर सल्फेट की जरूरत नहीं है, केवल और केवल किसकी जरूरत है, H+ की जरूरत है बस। तो वो तो आप HCl से भी ले सकते हो, सॉल्यूशन डाइल्यूट बस लेना होगा। आ रही बात समझ में? मैकेनिज्म खुद से लिख लोगे इसकी या फिर बता दूं? चलो देख लो इसकी मैकेनिज्म, देख लो। देखो आपके पास सॉल्यूशन चल रहा है थोड़ा डाइल्यूट। अब इस डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो आपका SO3H है वो डिसोसिएट होगा थोड़ा बहुत, इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, SO3-। फिर हमने H+ प्रोवाइड किया, तो ये H+ एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह इस वाले कार्बन पे आके अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, सल्फर डबल बॉन्ड O O- और एक H और जुड़ गया है इसके साथ। फिर कहाँ पे प्लस, कहाँ पे, यहाँ प्लस लगा दो, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा आपका। कैसे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएंगे बेंजीन रिंग के पास, ये बेंजीन रिंग बन जाएगी एज इट इज। और ये बताइए ऊपर ये किस फॉर्म में अलग हो गया, S डबल बॉन्ड O पे माइनस और सल्फर पे बताओ प्लस आ जाएगा क्या? और वो जो Yes, प्लस sir. है और ये जो माइनस है, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, SO3। क्लियर? लिख लीजिए मैकेनिज्म डीसल्फोनेशन की। इसके बाद में हम देखेंगे यूज ऑफ डीसल्फोनेशन। यूज ऑफ डीसल्फोनेशन, हो जाए तो बता देना। हो गया सर। ठीक है, हेडिंग डालिए यूज ऑफ डीसल्फोनेशन। देखिए डीसल्फोनेशन का यूज मैं आपको बताता हूँ एक। लेकिन डीसल्फोनेशन के यूज से पहले आपको +M और -M वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रिकॉल करना पड़ेगा। तो एक बार देख लो सब लोग, ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग अभी अभी हमने देखी कौन सी रिएक्शन शो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अब इस बेंजीन रिंग पे आपने क्या किया, एक कुछ ग्रुप लगा दिया है, और वो जो ग्रुप है वो मान लेते हैं कुछ प्लस एम वाला आपने ग्रुप लगा दिया है, प्लस एम वाला ग्रुप लगा दिया है। तो प्लस एम वाला ग्रुप जैसे कि OH मान लो, OH लगा दिया। अब हमें बताना है कि ये OH ग्रुप हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करेगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो OH ग्रुप है, प्लस एम वाला ग्रुप है, ये हमारी बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा या बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी तरफ? बेंजीन को देगा, देगा इलेक्ट्रॉन, प्रोवाइड करेगा, देगा, डोनेट करेगा उसको, इसीलिए तो प्लस एम है। अगर देगा तो बताइए ओवरऑल बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? बढ़ाएगा। अगर डेंसिटी बढ़ा रहा है प्लस एम, तो बताइए वो जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा था वो उन इलेक्ट्रॉन को देख करके ही तो आ रहा है। अगर आप उसको ज्यादा डेंसिटी में इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल के आने की रेट बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी अटैक बढ़ करने की? Yes. इसका मतलब ये प्लस एम ग्रुप बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है टुवर्ड्स ESR। इसको कहते हैं एक्टिवेटर ग्रुप, एक्टिवेट कर दी इसने बेंजीन रिंग। वैसे तो बेंजीन रिंग पहले भी रिएक्शन कर रही थी इलेक्ट्रोफाइल के साथ, लेकिन अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो और भी ज्यादा तेज रेट से रिएक्शन करेगी। पहला टर्म समझ में आ गया, एक्टिवेटर। अब दूसरा काम देखो इसका, ये ग्रुप है, ये जब लोन पे यहाँ भेजेगा तो देखिए बेंजीन रिंग पे कुछ पोजीशंस पे माइनस चार्ज आएगा। बताइए कहाँ कहाँ माइनस चार्ज डेवलप होगा? ऑर्थो और पैरा में। ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो। इसका मतलब अगर ओवरऑल हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड देखें तो उस रेजोनेंस हाइब्रिड में आपको नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ दिख रहा होगा? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। हाँ जी, कुछ ऐसा चल रहा होगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। ऊपर OH, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड OH और इस पे प्लस, ठीक है। तो अगर नेगेटिव चार्ज आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही कंसंट्रेटेड है तो फिर तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहीं अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या फिर पैरा पे अटैक करेगा, मेटा की तरफ जाएगा ही नहीं। तो इसलिए इसको एक तो बोला जाता है एक्टिवेटर, और दूसरा नाम क्या है इसका? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। दूसरा नाम क्या है इसका? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ऐसी मान लेते हैं कोई माइनस एम वाला ग्रुप है, माइनस एम, तो कोई ले लीजिए आप इस टाइप का ग्रुप। बताओ कोई माइनस एम ग्रुप। NO2 है। तो ये बताइए ये ग्रुप बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा या देगा बेंजीन रिंग को? खींचेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। इलेक्ट्रोफाइल थोड़ी धीमी रेट से आएगा इसके पास। यस सर। इसका मतलब इसने बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी कम कर दी टुवर्ड्स ESR। कैसा ग्रुप हो गया? डीएक्टिवेटर, रेट घटा देता है। और अब ये देखिए अगर आप इसमें रेजोनेंस करवाओगे, करवाइए जरा रेजोनेंस। दिस पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड। कौन सा पाई बॉन्ड किसकी तरफ जाएगा? रिंग वाला ऊपर नाइट्रोजन पे, रिंग वाला जाएगा ऑक्सीजन। जब रिंग वाला ऑक्सीजन की तरफ जाएगा तो बताओ इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। मतलब इस केस में जो आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे वो कुछ ऐसा बनने जा रहा है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ऊपर आपका जो NO2 ग्रुप है वो है ही। अब सोच के बताइए इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जो इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी तरफ आ रहा है, अगर उसको यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो वो आएगा क्या इस पे? नहीं आएगा। मेटा पे, जगह मेटा पे आएगा। मेटा डायरेक्टर। तो ये जो माइनस एम ग्रुप होते हैं वो क्या हो गए? मेटा डायरेक्टर। मतलब डायरेक्ट कर रहे हैं आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, कहाँ अटैक करने के लिए? मेटा पोजीशन पे भेजने। ये दोनों टर्म समझ में आ गए आपको? प्लस एम क्या करता है, माइनस एम क्या करता है। इसमें एक थोड़ा स्पेशल केस और देख लो आप।
अगर हेलोजन लगा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ, इफ हेलोजन इज कनेक्टेड विद बेंजीन रिंग, बाकी सब ग्रुप का तो ऐसे देख सकते हैं, इसमें लेकिन कहानी थोड़ी अलग है। कौन कौन से इफेक्ट होते हैं इसके बताइए। इंडक्टिव, सिर्फ ओनली इंडक्टिव होता है इसका। सिर्फ इंडक्टिव होगा सर इसमें। इंडक्टिव वाला ज्यादा। प्लस एम भी होता है, माइनस आई भी होता है दोनों। दोनों ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सा होता है? इंडक्टिव। इंडक्टिव ज्यादा डोमिनेटिंग माइनस आई। अब ये बताइए, अगर प्लस एम है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हुआ या मेटा डायरेक्टर हुआ? ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो गया आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। और एक बात बताइए, अगर माइनस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हमारी बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को कम कर रहा होगा या बढ़ा रहा होगा? कम कर रहा होगा। कम कर रहा होगा। तो ये डीएक्टिवेटर हो गया या एक्टिवेटर हो गया? डीएक्टिवेटर। देख रहे हो स्पेशल केस, समझ पा रहे हो आप हेलोजन के केस में? बाकी सब क्या होते थे? जो एक्टिवेटर होते थे वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते थे, जो डीएक्टिवेटर होते थे वो मेटा डायरेक्टर होते थे। लेकिन हेलोजन में कहानी एकदम अलग है। वैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, लेकिन वैसे क्या है, ये डीएक्टिवेटर। आ रही बात समझ में? लिख लीजिए यहां तक। इसके बाद में हम यूज ऑफ डीसल्फोनेशन पढ़ेंगे, ये नोट डाउन कर लीजिए। एक बार पिछले पेज दिखा दो। पिछला पेज जल्दी करो, पिछले पेज का काम। थैंक यू सर। यहां तक सबने? अब आ जाते हैं यूज ऑफ डीसल्फोनेशन पे। क्या यूज है इसका? देखिए, बेंजीन रिंग के साथ CH3 जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, जिसको कि आप टोलुइन कहते हो, और आपको इससे क्या बनाना है? एक मिनट। हाँ जी, ये बनाना है। इससे ये कंपाउंड बनाना है। अब अगर आपने टोलुइन के साथ सिंपल Br2 विद Fe या फिर FeBr3 ले लिया, क्या बनेगा?
CH3 के साथ लेने पे। CH3 कैसा ग्रुप है, कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आई। प्लस आई। रेजोनेंस तो नहीं है, लेकिन इंडक्टिव से थोड़ा ज्यादा बढ़िया इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, अगर देख पा रहा हो तो। दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, उसके बगल वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, एंड इट हैज एटलीस्ट 1 H। बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन है नहीं है? है सर। और हाइपर कॉन्जुगेशन जब होता है इसमें, तो ध्यान से समझो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताने जा रहे हैं आपको, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हमेशा बना रहेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन करवाइए आप एक बार। इसमें कैसे करवाते थे हम हाइपर कॉन्जुगेशन? H+ हटाएंगे। H+ हटाएंगे, H+ हटाने के बाद कार्बन पे लगाएंगे माइनस। ये H+ यहाँ बगल में ऐसी हवा में रहेगा ये, और इस पे लगा दो माइनस, और इस तरीके से ये हो गई आपकी बेंजीन रिंग। अब ये बताओ, ये जो माइनस है ये रेजोनेंस में जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। और अगर जाएगा रेजोनेंस में, तो बताइए एक तरीके से ये जो ग्रुप है ये +m जैसा इफेक्ट शो करेगा या नहीं करेगा? यस सर। तो इसलिए हम CH3 का अब बार बार +m बोलेंगे, लेकिन ये +m इसका बहुत वीक टाइप का +m होगा। क्यों? क्योंकि +m कब जनरेट हो रहा है? जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इतनी आसानी से तो टूटेगा नहीं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तोड़ने जा रहे हो आप। आपने जो ऑर्डर पढ़ा होगा रेजोनेंस का, इंडक्टिव इफेक्ट का और हाइपर कॉन्जुगेशन का, उसमें रेजोनेंस को हमने सबसे ज्यादा इफेक्टिव बताया था, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन था, और सबसे लास्ट में क्या था? इंडक्टिव था। याद है? सबसे बढ़िया M, देन H, देन इंडक्टिव। यस सर, याद है। ठीक है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो रेजोनेंस से थोड़ा वीक है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले सिग्मा बॉन्ड आपको तोड़ना पड़ रहा है। सिग्मा बॉन्ड इतनी आसानी से आपका नहीं टूटेगा। ठीक है, तो अब याद रखना CH3 कभी भी आएगा तो आपको उसको +m कंसीडर करना है। वो लगता है कि बहुत ही वीक टाइप का +m होता है, बट मानना आपको +m ही है। तो बताइए, अगर ये +m इफेक्ट शो कर रहा है CH3, तो ये आने वाले Br को कहाँ भेजेगा? ऑर्थो या पैरा पे। ऑर्थो या फिर पैरा। ऑर्थो पे भेजेगा या फिर पैरा पे भेजेगा। लेकिन हमें तो बनाना ही नहीं है ये ऑर्थो और पैरा वाला, तो हमें बनाना ही नहीं है। हमें तो बनाना मेटा वाला है। तो ये तो बताओ गड़बड़ हो गई ना। इस तरीके से बना पाओगे क्या आप? नहीं। अब यहाँ आता है डीसल्फोनेशन पिक्चर में। कैसे हम इसकी मदद से कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिख लेना, नॉट पॉसिबल बाय दिस रिएक्शन, ये बनाना। तो अब डीसल्फोनेशन से कैसे बनाएंगे? डीसल्फोनेशन के लिए पहले सल्फोनेशन तो करवाना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो करवाइए आप सल्फोनेशन। हाँ जी, सल्फोनेशन करवाया हमने। तो कहाँ होगा सल्फोनेशन के लिए? कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया आपने। कहाँ होगा सल्फोनेशन? एक मिनट। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये तो आप इससे भी नहीं बना पाओगे। रुको, ये नहीं बनाना है आपको, बनाना है ऑर्थोब्रोमो मिथाइल, ये बनाना है। और इसकी अच्छी खासी यील्ड चाहिए आपको। अब अगर आप इस तरीके से करवाओगे, ध्यान देना, अगर आपने इस तरीके से करवाया तो ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, जबकि इन दोनों में से मेजर कौन सा वाला बनेगा? लेफ्ट वाला। राइट वाला, पैरा वाला मेजर बनेगा। क्यों पैरा वाला ज्यादा मेजर बनेगा? क्योंकि इस केस में इधर Br में और CH3 में हिंड्रेंस चल रहा होगा। ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? जिसमें दूर दूर होंगे। तो जो चीज बनानी थी वो बन जाएगी, लेकिन साथ में ये बहुत कम बनेगा। मेनली जो बनेगा यहाँ पे वो पैरा वाला बनेगा, और हमें हमारी पूरी की पूरी बेंजीन रिंग को इसी फॉर्म में लेके जाना है। हमें पैरा वाला चाहिए ही नहीं, पूरी तरीके से हमें ऑर्थो वाला चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें डीसल्फोनेशन से कैसे आप कर सकते हो, देखो
सबसे पहले आपने करवाया सल्फोनेशन। हाँ जी, सल्फोनेशन अगर करवाओगे तो बताओ SO3 कहाँ आके जुड़ेगा? ऑर्थो पे, पैरा पे, मेटा पे, कहाँ जुड़ेगा? पैरा पे। मेनली पैरा पे आके जुड़ेगा। मेजर प्रोडक्ट ये वाला होगा, थोड़ा बहुत ऑर्थो पे भी जुड़ेगा बट मेनली यहाँ आके जुड़ेगा। ठीक है, SO3H जुड़ गया। अब इसके बाद लेके आइए आप Br2 और Fe। ये बताओ इस CH3 का कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई। तो ये तो कहाँ भेजेगा इस Br को? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, लेकिन पैरा पोजीशन तो एंगेज्ड है पहले से। एंगेज है तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो अवेलेबल हुई। अच्छा, और इस SO3H का कौन सा इफेक्ट है? SO3H का कौन सा इफेक्ट होता है? -M। तो ये भी कहाँ भेजना चाह रहा है? अपनी मेटा पोजीशन पे। तो जो इसकी मेटा है वो CH3 की तो ऑर्थो ही है। इसका मतलब इस Br के लिए अटैक करने के लिए एक ही साइड बची बस लेवल की, कौन सी? ऑर्थो पोजीशन। बताओ क्या बनेगा? CH3 Br और SO3H। यही तो बनाना था, नहीं ये बनाना था आपको, ये बन गया है। कैसे इससे इसमें कन्वर्ट करें? ये जो SO3H जबरदस्ती का लगा हुआ है इसको हटाना है। हटा सकते हैं क्या? बिल्कुल। यस सर। H और हीट। ये H+ लेकिन कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट H+ और हीट। तो जो आपका SO3H लगा है वो आप आसानी से हटा ले जाओगे और फाइनली सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो वाला ही आपको प्रोडक्ट बनेगा। या सिर्फ नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत हो सकता है पैरा वाला भी बन रहा हो, लेकिन इसके कंपैरिजन में यील्ड बहुत ज्यादा आएगी। जो यहाँ बन रहा था उससे तो ज्यादा यील्ड आएगी। कर लीजिए नोट। इसमें डाइल्यूट H+ क्यों लेते हैं हम? डाइल्यूट क्यों लेते हैं? ताकि Yes. जो SO3H है वो SO3- के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सके। और बेसिक ले नहीं सकते, बेसिक लोगे तो और ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, लेकिन बेसिक इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि H+ को इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक भी करवाना है। अच्छा ठीक है सर। अगर बेसिक ले लोगे तो बेसिक में तो H+ होगा ही नहीं, तो फिर अटैक किसका कर पाओगे आप? ठीक है, यस सर। अच्छा खासा डाइल्यूटेड लिया जाता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डीसल्फोनेशन का मतलब ये इसका प्रैक्टिकल इसका यूज बहुत ज्यादा है। तो बहुत क्वेश्चन आपको डीसल्फोनेशन पे मिल सकते हैं कंपटीशन में। शीट को सिर्फ सीधा कर दो। अर्पित बता देंगे। हाँ क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा था शीट को बस सीधा कर दो सर, कर दिया आपने, थैंक यू सर। तो ऐसे जैसे कोई माइक में जो चार और जो आवाज गूंजती है वैसी आवाज आ रही है तुम्हारी। चलो मैं पिक भेज देता हूँ उसकी, ठीक है, पिक से देख लेना। केवल लास्ट पेज की भेजनी है ना पिक? यस सर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।